गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज लेक्चर 4 है। अभी तक इसके पहले मेरा 3 लेक्चर हो चुका था, ये आज चौथा लेक्चर है। सबसे पहले उन बच्चों के नाम जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है मेरे व्हाट्सएप पर। 2 होमवर्क हो गए हैं मेरे। सबसे पहले लेक्चर 3 का होमवर्क 10A ग्रेसी, विवेक, मोनल, सुमित, शिवानी, अन्नू, बादल गोस्वामी, चंदा, अमरजीत, कोमल, प्रियांशु, हर्ष, अनुप्रिया, आरव, जयकांत मोदी, सौरभ, शिवम, अनामिका, सुमन, टाइगर, राजहंस, अनुश्री, किरण, किशन, श्रेया, राज और राजन। ये थे 10A के स्टूडेंट। 10 सेक्शन बी राजकुमार, खुशी, विश्वजीत, अंशु, सोहल, निखिल, पीयूष, रामकुबेर, प्रियांशु, आंचल शर्मा, सर्वेश, हर्षकांत, अंजलि और शिल्पी। उसके बाद 10 सेक्शन सी मिस्टर विशाल, आयुष, साक्षी, सागर, ज्योति, दीपशिखा, मनीषा, कोमल, क्रिस, रिम्मी, पीयूष, सृष्टि, ललन और नंदनी। और अंत में 10 सेक्शन डी आदित्य, रमेश, शिल्पी, लक्ष्मी, कुमकुम और आशीष। 10 सेक्शन डी से बहुत कम ही स्टूडेंट होमवर्क भेज रहे हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है कि अधिक से अधिक बच्चे होमवर्क भेजें। ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। ये मैथ है, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना आप होमवर्क बनाएंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। अब देखिए, कल का जो होमवर्क था, कल एक्स्ट्रा मैंने 5 सवाल दिया था, उसे तीनों विधि से बना करके भेजना था। तो उसमें मैं नाम ले रहा हूँ। 10 सेक्शन डी से स्टार्ट करता हूँ इस बार। 10 सेक्शन डी शिवानी, लक्ष्मी, कुमकुम, साक्षी, आदित्य, शिल्पी, खुशी और रमेश। 10 सेक्शन बी से राजकुमार, विश्वजीत, आंचल, निखिल, अंशु, रामकुबेर, सुरुचि, सोहल, शिल्पी, पीयूष, प्रियांशु, सर्वेश, अंजलि, अंकित और हर्षकांत। 10 सेक्शन सी काजल, सागर, विशाल, भरत, आयुष, खुशी, ललन, क्रिस, रिम्मी, पीयूष, नंदनी, मनीषा, सागर, सृष्टि, कोमल, दीपशिखा और ज्योति। और अंत में 10 सेक्शन ए ग्रेसी, मोनल, चंदा, श्रेया, हर्ष, अनामिका, कोमल, अन्नू, किरण, विवेक, राजहंस, आरव, अमरजीत, अनुप्रिया, सुमन, किशन, शिवानी, सौरभ, बादल गोस्वामी, अनुश्री, बादल, प्रियांशु, राजन, जयकांत, टाइगर, शिवम, अर्जुन, अविनाश और राज। सबसे अधिक बच्चे सेक्शन 10A से आ रहे हैं, जो होमवर्क अधिक से अधिक भेज रहे हैं। तो मैं आप लोग और सेक्शन से भी आग्रह करूंगा। 10B से कम होमवर्क आ रहा है और 10D से। 10C में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा है परसेंटेज। 10B से कम है और 10D से कम है। होमवर्क बनाएं और बना करके भेजें जरूर, है ना। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए अब हम लोग, हाँ, 1-2 टॉपिक और भी है जिस पर हमें बात करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप लोग जो होमवर्क भेजते हैं, तो एक स्कैनर है, डॉक स्कैनर। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें। पहले कैम स्कैनर था, लेकिन कैम स्कैनर चूंकि बैंड कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, चाइना ऐप होने के कारण, इसलिए उसको नहीं। एक डॉक स्कैनर को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से और इसी से फोटो खींच करके उसे PDF में कन्वर्ट करके भेजें। तो इससे क्या होगा, हमको चेक करने में थोड़ी आसानी होगी या फॉरवर्ड करने में आसानी होगी। मान लीजिए किसी बच्चे की कॉपी को मैं फॉरवर्ड करता हूं किसी दूसरे बच्चे को, तो यदि आप इस तरह से PDF में कन्वर्ट करके नहीं भेजते हैं तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जैसे कि पहले चला गया 17 नंबर पेज, फिर चला गया 5 नंबर पेज, फिर आ गया 1 नंबर। अब जिसको भेजेंगे वो भी बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो आप भी हमको भेजते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले आ जाता है 17 नंबर पेज, फिर आ गया 4 नंबर पेज, फिर आ गया 2 नंबर। और जो भी बच्चे PDF में कन्वर्ट करके भेजेंगे, चाहे किसी भी स्कैनर से, ये नहीं कि केवल डॉक स्कैनर से ही, किसी भी स्कैनर को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से,
जब उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजेंगे तो वो चेक करने में आसानी होगी, उसमें पेज का नंबरिंग चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने कल जो एक होमवर्क कल एक विश्वजीत कुमार की कॉपी को आपको फॉरवर्ड किया था, वो डॉक स्कैनर से था किया हुआ, तो उसमें क्या हुआ, पेज का नंबरिंग चेंज नहीं होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, आपको सुविधा हुई होगी। और यदि मान लीजिए कि ऐसे डायरेक्ट भेज देने के बाद पेज का नंबरिंग चेंज हो जाता है, काफ़ी परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है। 4 नंबर के बाद पेज नंबर 12 है, उसके बाद 19 है, आप भेजते सही हैं लेकिन यहाँ उल्टा पुल्टा पहुँचता है। तो मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा सबों से कि आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजें। और कैसे करें, तो डॉक स्कैनर का हेल्प लेकर के आप कर सकते हैं, या दूसरा स्कैनर भी आपके मोबाइल में पहले से है तो उससे भी भेज सकते हैं। मैं ये यूज करता हूं अभी, इसलिए मैंने आपको ये सुझाव दिया है, ठीक है। और ये बात तो मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि जिस सर का होमवर्क है उनको भेजा करें। कल हिंदी स्टार्ट हो गया, मैथ और हिंदी 2 सब्जेक्ट अभी स्टार्ट हो गया है, दोनों 100-100 नंबर का है। चलिए धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, वेट एंड वॉच। तो चलिए समय को नहीं गवाते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमने आपसे कल पिछले क्लास में बोला था कि आलेख विधि स्टार्ट करेंगे, तो चलिए आलेख विधि के लिए आप लोग सभी कोई तैयार हो जाइए। चलिए आपके सामने एक सवाल है, 4x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन है x + 2y = -4। इसको आलेख विधि से हल करना है, मतलब ग्राफ मेथड से। किस मेथड से हल करना है, ग्राफ मेथड। ये तो आप कंफर्म हो चुके होंगे कि चूंकि ये ग्राफ मेथड है तो हर हाल में ग्राफ कॉपी पर ही बनेगा। किस कॉपी पर बनेगा, ग्राफ कॉपी पर बनेगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है क्लास 10th के लिए। कैसे, कोई सवाल आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आलेख विधि हर साल आता है, इसकी 100% गारंटी है ना। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी लॉन्ग टाइप में आता है, इसलिए इस मेथड को अच्छे से पढ़ें। एक ये लॉन्ग टाइप फिक्स रहता है हर साल बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th। चलिए तो सबसे पहले ये 2 इक्वेशन है, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट आप ध्यान से देखें। कुछ बच्चे 1-2 बच्चे मैसेज करते हैं कि सर समझ में नहीं आया। देखिए समझ में आपको तभी नहीं आएगा जब आप उछल के देखेंगे। मतलब मान लीजिए आप यहाँ देखें, फिर 5 मिनट आगे का देख लिए, फिर 4 मिनट आगे का देख लिए। आप कंटिन्यू देखिए, मेरा विश्वास है, मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मेरा अनुभव है कि आपको 100% समझ में आएगा। हाँ, यदि आप छोड़ के देखेंगे तो ही आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। ऐसा आप करके देखिएगा। जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है आप कंटिन्यू जरूर एक बार देखिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो 2 बार देख लीजिए, लेकिन आप देखिए पूरा, वो स्किप करके मत देखिए, उससे फिर आपको दिक्कत होगा। तब फिर आप साधारण सा एक एग्जाम्पल लेके सोचिए, क्लास में आप क्लास कर रहे हैं, 5 मिनट सर का क्लास कर लिए, फिर 5 मिनट के लिए बाहर चले गए, फिर आके 5 मिनट कर लिए, फिर 2 मिनट बाहर चले गए। क्या आपको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे आप हों या हम क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो। तो वही चीज़ है वीडियो में, यदि आप छोड़ के देखते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। समझना है तो कंटिन्यू देखिए। आप देखिए 4x + y = 5, x + 2y = -4, 2 इक्वेशन है। मान लीजिए कि इस लाइन के इस पार में रूलिंग पेपर है और इधर ग्राफ कॉपी है। मानने में क्या रखा है, मान लेते हैं, है ना। जैसे कि आपको भी एग्जाम में एक ग्राफ का पेज जब अलग से दिया जाएगा तो उसका 2 पार होगा, या आपकी कॉपी भी होगी ग्राफ कॉपी, उसमें 2 पार होता है। एक तरफ रूलिंग बना रहता है, लाइनिंग बना रहता है इस तरह का, ये रूलिंग, और एक तरफ ये ग्राफ बना होता है। आप देखे होंगे आपके पास जो ग्राफ कॉपी होगी इस तरह से, एक तरफ रूलिंग होता है, एक तरफ ग्राफ होता है। तो मान लेते हैं कि इधर रूलिंग वाला पार्ट है और इस लाइन के उधर कौन सा पार्ट है, ग्राफ वाला पार्ट है, मान लिए हम लोग, है ना। इधर रूलिंग है, उधर ग्राफ है। इधर रूलिंग वाला काम इस साइड में करेंगे हम लोग और ग्राफ वाला काम उस साइड में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए फॉर लिखिए या फ्रॉम लिख सकते हैं, फॉर इक्वेशन या फ्रॉम ही लिखिए, चलिए कुछ भी लिखिए, कोई मैटर नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट मतलब समीकरण 1 से एक मान सारणी बनाएंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चार्ट। खाने वाला चार्ट नहीं बनाना है, यहां दूसरा चार्ट बनेगा, मान सारणी। देखिए किसके लिए? समीकरण 1 के लिए। रफ में आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को रफ कॉपी पर उतार दीजिए, 4x + y = 5 रफ कॉपी पर। अब देखिए मान सारणी कैसे बनता है, x का कोई भी मान अपने मन से यहां पर रखिए और y का मान निकाल के भरिए। हाँ, कोई बच्चा कहेगा अच्छा सर y का मान अपने मन से नहीं मान सकते हैं। हाँ, नहीं मान सकते हैं, तब x का मान निकालना पड़ेगा। मतलब एक वैल्यू मन से लेना है और एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, दोनों मन से नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको x का मान ले लिए 1, क्या ले लिए 1, तो आप ही सोचिए रफ में काम कर रहे हैं, आप रफ कॉपी एक अलग से रफ का पेज रखिएगा बगल में। तो 4x का मान ले लिए 1 + y = 5। तो x का मान 1 लिए तो x के जगह पर रखेंगे, यदि y का मान लेते तो y के स्थान पर रखते। अभी हम किसका मान अपने मन से लिए हैं? x का मान। कहां से लिए हैं ये इंपॉर्टेंट है, अपने मन से। क्या लिए? अब कोई बच्चा कहेगा सर आप 1 ही क्यों लिए हैं, हम 2 नहीं ले सकते? हाँ, आप 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। कोई कहेगा सर -2 नहीं ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। 0 नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा सोच के लीजिएगा जो आपके ग्राफ कॉपी पर अट जाए, बन जाए सही से। अब कोई बच्चा ले लेगा x का मान 17 लाख करोड़। अब बताइए 17 लाख करोड़, अब इसको ग्राफ में प्रॉब्लम होगा। वो गलत नहीं है, वो हम 17 लाख करोड़ भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको कठिनाई होगी। छोटा छोटा मान लेना है ताकि आपको सुविधा हो। तो x का मान 1 ले लिए हम, है ना, तो 4 × 1 4 + y = 5, है ना। अब इसको सॉल्व करके y का मान निकाल रहे हैं जो आप जानते हैं, y = 5 + 4 उस साइड गया तो आप जानते हैं जब इधर से उधर जाता है बाएं से दाएं तो चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, जब उधर गया तो -4 हो गया। 5 में 4 घटा दीजिए 1, y का मान कितना निकला 1। देखिए x का मान 1 लिए तो y का मान भी संयोग से 1 ही निकला। कुछ भी निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 0 निकल सकता है, जो निकला उसको y के स्थान पर रख दिए। इस तरह से 2 मान और लेना है ना। अभी x का मान क्या लिए 1 लिए, हम चाहे तो x का मान 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, वही सब लेंगे। अब 3 मान लेना है, मान लीजिए 2 ले लिए, है ना। इधर रफ कर रहे हैं, रफ वाला पेज एक अलग में रखिएगा, ये रफ कॉपी एक अलग से। x का मान 2 ले लिए, है ना। अब y का मान निकालना है तो y का मान निकाल लेंगे हम लोग। 4 × 2 8 + y = 5। आराम से देखिए, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। 40 मिनट आप मेरे लिए दे दीजिए। प्लस, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, जब उस पार गया तो -8 हो गया। 5 में 8 गया -3, तो y का वैल्यू क्या निकला -3, तो y के सीध में रखेंगे -3, है ना। कोई बच्चा कहेगा कि सर एक आठ y का भी मान लीजिए ना, चलिए y का ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब x का निकालना पड़ेगा। चलिए y का लेंगे तो y के सीध में लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम y का मान क्या लेंगे, ऐसा लीजिए ताकि बटा तटा का झमेला नहीं आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ग्राफ बनाने में सुविधा होगी, है ना। तो कोई ऐसा मान सोच करके आप y का लीजिए ताकि बटा का झमेला नहीं आए। चलिए तो आप क्या करेंगे, y का कुछ ऐसा मान सोच के लीजिए ताकि बटे, जैसे y का मान हम लेते हैं 2, तो उधर जाएगा 5 में 2 गया 3, ये 4 गुना से भाग में जाएगा तो 3/4, तो देखिए बटा आएगा। गलत नहीं है, सही है, लेकिन ग्राफ में फिर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बटा वाला लेना होगा। हम ऐसा प्रयास कीजिए आप सोच सोच के कि y का कुछ ऐसा या x का कुछ ऐसा मान लीजिए कि ये सब मान सारणी में बटा या दशमलव ये सब नहीं आए तो अच्छा है। पहले हम प्रयास करेंगे, है ना।
और यदि कुछ सवाल ऐसा भी होगा कि इसमें कोई भी मान रखने पर बटे आता है, पॉइंट आ रहा है, तब तो लेना ही पड़ेगा, वो अलग बात है। पहले प्रयास देखिए, कोई भी आदमी क्या प्रयास करता है पहले कि हम किसी से झगड़ा झंझट बैर ना लें, लेकिन अब कोई आतुर है कि नहीं झगड़ा करेगा ही, तब क्या करता है अंत में आदमी चलो तब कर ही लेते हैं। वही चीज यहां पर है, पहले मेरा प्रयास रहेगा कि हम दशमलव नहीं आए, पॉइंट नहीं आए, बटे नहीं आए, और कुछ सवाल ऐसा भी होगा कि उसमें कोई भी मान रखने पर बटे आएगा ही, तब लेना पड़ेगा। तत्काल हम प्रयास, जैसे y का मान हम 5 ले लेते हैं तो y के सीध में रखेंगे, यदि x का मान लेंगे तो x के सीध में रखेंगे, तो 4x प्लस y का मान कितना लिए 5, 4x देखिए 5, ये प्लस 5 उधर जाएगा, -5, 5 में 5 गया 0, x बराबर 0/4, ये 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, और 0 में किसी भी चीज से भाग देने पर क्या होता है 0। देखिए x का मान क्या आया 0, तो x के सीध में 0 रखेंगे। अब आप बोलिएगा कि सर आप 5 क्यों लिए, 2 क्यों नहीं लिए, 3 क्यों नहीं लिए, वही चीज हम बोलेंगे फिर आपको कि देखिए हम मने मन सोच लिए, क्या लेने से बटा या पॉइंट ये सब का झमेला नहीं आएगा, तो मनी मन हम सोच लिए, मन ही मन हम क्या किए y का मान 5 लिए, समझ गए, उधर जाएगा 0 होगा, मन ही मन। तो आपको भी ऐसा ही प्रयास करना है कि ऐसा ही मान लें ताकि बटा तटा नहीं आए, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में ये होगा, अच्छा सर आप ये तीनों मान लिए, हम यदि ये तीनों मान नहीं लेकर के कुछ और मान लेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा? बिल्कुल, आप ये तीनों में एक भी मान नहीं लीजिए जो हम माने हैं, फिर भी आपका आंसर वही आएगा जो मेरा आएगा। चलिए अब इतना ही काम इक्वेशन 2 के लिए करना होगा। इतना ही काम किसके लिए करना होगा? 2 के लिए, इक्वेशन सेकेंड के लिए। तो चलिए फिर से रफ वाला पेज निकाल लीजिए भाई। क्या है x + 2y = -4। फिर वही मेरा प्रयास रहेगा कि पहले दशमलव नहीं आए तो अच्छा है। जैसे x का मान ले लिए हम 1, कितना ले लिए 1, तो 1 लेंगे तो उधर जाएगा तो +1 जब उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। देखिए फिर बटे में आ रहा है तो क्यों लेंगे 1? ऐसा नहीं लेंगे हम। प्रयास क्या करेंगे कि पहले दशमलव या बटा, कई बार हम बोल चुके इस लाइन को, पहला प्रयास मेरा रहेगा आप मन ही मन जोड़ के देख लीजिए कि क्या लेने से बटा या दशमलव नहीं आ रहा है। चलो 2 लेने से हम देख लिए, मने मन जोड़ लिए कि 2 लेने से बटा नहीं आ रहा है। हाँ एक बात और, आपको ये नहीं कि जो ऊपर लिए हैं वही यहां भी लेना है, ऐसा नहीं है। हम वो भी ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं। 2 + 2y = -4। ठीक, तो x का मान 2 लिए हैं तो x के जगह पर रखेंगे। यदि y का मान लेंगे तो y के स्थान पे रखेंगे। 2y = -4, यहाँ +2 है उधर जाएगा तो -2 हो गया, -4 -2 -6 हो गया। y = -6, 2 गुना में है उधर जाएगा भाग में, 2 तिया 6, इसलिए y = -3। अब कहिएगा सर यहां भी 2 लिए थे तो -3 आया था। चलिए वो संयोग मात्र है, किसी में 2 लेने पर -3 आया, यहां पर कुछ अलग भी आ सकता था, सेम भी आ गया, वो सब नहीं देखना है। हो गया, तो x का मान क्या ले लिए 2 ले लिए। अब x का मान लीजिए 4 ले लेते हैं तो y का मान कितना आएगा देखते हैं। तो x के जगह पर यहाँ 4 रखेंगे तो +4 है उधर जाएगा तो -4, -4 -4 समान चिन्ह में जुटता है, जानते हैं ना।
तो समान चिन्ह में जुट के हो गया -8। अब बड़ा भाई कौन, दोनों बड़े हैं तो माइनस चिन्ह लग गया। अब देखिए -8, ये 2 गुना में है, इधर जाएगा भाग में, 2 चौके 8, माइनस तो रह ही गया तो -4। चलिए इसी तरह अच्छा अच्छा मान लेना है ताकि पॉइंट नहीं आए, रूट नहीं आए, दशमलव नहीं आए, मतलब पूर्ण संख्या आए, या ऐसा कहिए पूर्णांक आए। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक में बटा तटा नहीं आए। कई बार बोल दी इस लाइन को हम। चलिए अब एक और मान लेना है। अब y का भी ले सकते हैं या तीनों मान हम x से कर लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए माइनस में भी एक आठ ले लेते हैं। मान लीजिए हम -2 ले लिए। कितना ले लिए? x के जगह पर -2, तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक माइनस में और दूसरा प्लस में। हम पहले क्लास से ही बता रहे हैं कि विपरीत चिन्ह में घटता है। तो एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो विपरीत चिन्ह मतलब अपोजिट साइन है। एक माइनस है, दूसरा प्लस है, तो घटेगा। 4 में 2 गया 2। अब बड़ा कौन है? तो 4 और 2 में 4 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो माइनस बड़े भाई का चिन्ह लगता है, बोले थे ना। चलिए तो -2, ये 2 गुना में है, उधर गया भाग में, 2 2 कट गया, -1। x का मान लिए थे -2, y का मान आया -1। चलिए दोनों मान सारणी आपका कंप्लीट हो गया। दोनों मान सारणी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे ग्राफ वाले पेज पर। कहाँ आ जाएंगे? ग्राफ वाले पेज पर। यहाँ थोड़ा सा जगह बचा के रखे हैं रूलिंग वाले पेज में। दोनों मान सारणी के बाद थोड़ा सा जगह रखना है। यहाँ लैंग्वेज भाषा लास्ट में हम लिखेंगे, है ना, तो उसके लिए जगह रखे हैं। अब हम लोग कहाँ पर चले गए? ग्राफ वाले पेज में। ग्राफ वाले पेज में अब काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। x का बड़ा से बड़ा मान कितना है? 4। देखिए 1 2 0 2 4 2 सबसे बड़ा ये है, और सबसे छोटा में क्या है? -2 है। y का बड़ा से बड़ा मान 5 है, और छोटा से छोटा मान -4। देख लिए। ग्राफ कॉपी पर आपको क्या करना है? इस तरह से लाइन खींच देना है ना। ये लाइन थोड़ा सा ठीक है। देखिए आप जानते हैं क्लास 9th में या और उससे भी जूनियर क्लास में आपने पढ़ा है कि 2 अक्ष होता है, 2 एक्सिस होता है। ये जो पृथ्वी के समानांतर होता है इस तरह से, है ना, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। और जो खड़ा होता है इस तरह से, जैसे मनुष्य खड़ा होता है पृथ्वी पर, तो इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो एक्स अक्ष है, इसको लिखते हैं एक्स, इसको एक्स डैश। एक्स डैश कैसे लिखते हैं? एक्स लिख के ऐसे डैश दे देते हैं। तो ये हो गया एक्स अक्ष, और ये जो खड़ा है इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। वाई डैश, है ना। ये वाई अक्ष है, लिखा जाता है वाई। जिधर डैश है उधर माइनस होगा। इसमें एक्स डैश इधर है, इधर माइनस होगा। इसमें वाई डैश इधर है, माइनस होगा। और दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां पर काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में ऑरिजिन। दोनों अक्ष, आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि दोनों अक्ष जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है उसको क्या कहते हैं? तो मूल बिंदु कहा जाता है, ऑरिजिन कहा जाता है। ये हो गया मूल बिंदु। अब देखिए, आप देखे होंगे ग्राफ वाले कॉपी में बराबर बराबर दूरी पर एक मोटी लाइन होती है, 9 पतला लाइन होता है, और 10वां लाइन थोड़ा गढ़िया होता है, फिर 9 ठो पतला लाइन होता है, फिर 10वां लाइन गढ़िया होता है। तो आपको उसी बात का ध्यान रखना है। मतलब जहां गढ़िया लाइन हो गया उसको मान लिए 1 2 3 4 5, इधर माइनस में लेना है, -1 -2 -3। देखिए x का बड़ा से बड़ा मान कितना है?
4, हम ले लिए 5 तक, एक ज़्यादा ही ले लिए, ज़्यादा ले सकते हैं, कम नहीं ले सकते हैं। अच्छा, उसी तरह सबसे छोटा मान कितना है -2, हम -3 ले लिए, घर ज़्यादा ही ले लिए, अच्छी बात है, घटना नहीं चाहिए, बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब y में बड़ा से बड़ा मान कितना है 5, तो 5 तक लेना ही होगा, ज़्यादा ले सकते हैं, कम नहीं। और सबसे छोटा मान -4, तो -4 से एक घर ज़्यादा ही ले लेंगे। एक आपके घर में भोज भात होता होगा तो आप क्या ध्यान रखते हैं, ज़्यादा बन जाए कोई दिक्कत नहीं, घटना नहीं चाहिए, है ना। वही चीज़ यहाँ पर, ज़्यादा बन जाए 1-2 प्लेट कोई दिक्कत नहीं है, घटना नहीं चाहिए। मतलब 5 तक लेना था y का मान, हम 7 तक ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ले सकते हैं, कम नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि हमको 5 लेना है हम 4 तक में छोड़ दिए, तब ये 5 कहाँ लीजिएगा आप, दिक्कत हो जाएगा। -1, -2, -3, -4, हाँ -4 तक लेना था, चलिए -4 तक हो गया, ज़्यादा नहीं है जगह, वो उतना तक हो गया ना जितना लेना है हमें। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, ग्राफ वाले पेज में लिखेंगे स्केल, इसको हिंदी में बोलते हैं पैमाना। क्या बोलते हैं हिंदी में, पैमाना। क्या लिखेंगे पैमाना, माना एक बड़ा घर बराबर 1 इकाई, किस पर, x अक्ष पर। और उसी तरह माना एक बड़ा घर बराबर 1 इकाई, किस पर, y अक्ष। ये बात आपको हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, देखिए इसको समझिए क्या है ये। तो एक बड़ा घर को आपने क्या माना, एक माना, ग्राफ कॉपी में 9 लाइन पतला रहता है और 10वां लाइन गड़िया रहता है, तो यहां से यहां तक हो गया एक घर। तो एक घर को आप कितना मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, है ना, 0, 1, फिर एक घर को 1 माने, फिर एक घर को 1 माने, तब ना 1, 2, 3, 4 बढ़ा। अब मान लीजिए कुछ ऐसा भी सवाल आएगा जब बड़ा बड़ा वैल्यू होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ हो जाएगा 12, 8, 6, 14, तब 1-1 मानने से काम नहीं चलेगा, 2-2 मानना होगा, 0, 2, 4, 6, इधर भी 2, 4, 6, 8, इधर भी -2, -4, -2, -4, -6। तब यहाँ पर हम लिखेंगे एक बड़ा घर बराबर 2 इकाई। कितना इकाई लिखेंगे, 2 इकाई। अभी इस सवाल में 1-1 का माने हैं, इसलिए 1 इकाई, 1 यूनिट। कुछ ऐसा भी सवाल आएगा जहां पर x का वैल्यू और बड़ा आएगा। आपके चैप्टर को जब शुरू करेंगे तो देखिएगा, x का मान 200, y का मान 400, x का मान 350, x का मान -500, तब 1, 2, 3, 4 मानने से बोलिए कॉपी में अटेगा, नहीं अटेगा, तब 100 का मानेंगे। 0, 100, 200, 300, 400, तब यहां लिखेंगे एक बड़ा घर बराबर 100 इकाई, है ना। कहा गया है तेते पांव पसारिए जेते लंबी सोर, मतलब जितना बड़ा आपका चादर है पांव, हम उतना बड़ा ही पसारते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हमें बड़ा बड़ा वैल्यू लेना होगा तब यहाँ 100, 200 का मानेंगे, तब इधर y अक्ष में भी 100, 200 का ले लेंगे, तब यहाँ भी लिखेंगे कि एक बड़ा घर बराबर 100 इकाई y अक्ष पर। तो जैसा मान सारणी रहेगा उसके अनुसार इसको माना जाता है। धीरे धीरे और बनाइएगा तो डाउट क्लियर होगा। चलिए इस सवाल में एक बड़ा घर को 1 ही मानना पड़ा है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अब आइए मान सारणी पर, पहले वाले पर। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 का जो मान सारणी निकला है उसका काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब मान सारणी 1 जो है इसके लिए काम होगा। काम क्या होता है, x का मान 1, y का मान 1। सबसे पहले इसका काम होगा, फिर इसका काम होगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3, फिर तीसरे का काम होगा। पहले सबसे पहले 1, 1। देखिए x का मान 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। x का वैल्यू x अक्ष पर लीजिएगा
और y का वैल्यू कहाँ लीजिएगा, y अक्ष पर लीजिएगा, है ना। तो x का मान 1 यहाँ पर है और y का मान भी 1 यहाँ पर है, तो दोनों 1 कहाँ मिलेगा, इधर से x का 1 जाएगा, इधर से y का 1 आएगा, दोनों का मिलन बिंदु, मीटिंग पॉइंट यही होगा, यही बिंदु हो गया। इसको ऐसे घेर देना है और लिख देना है 1 1। कैसे करना है, एक ऐसे छोटा सा डॉट दे दिए बिंदु, उसको ऐसे घेर देना है और ब्रैकेट में लिख देना है 1 1, है ना। इस तरह से ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चा देखते हैं घिना देता है, ऐसे कर दे, ऐसे, इस तरह नहीं करना है, वो गलत तरीका है, वो बिल्कुल ही गलत तरीका है। क्या किए, एक डॉट दे करके इसको ऐसे घेर दिए और 1 1 मतलब x का भी मान 1 और y का भी मान 1 बिंदु लेने आप सीखिए। दूसरा बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है, x बराबर 2 है और y बराबर -3 है, तो x का मान x अक्ष पर लेना है इसको और इस मान को y अक्ष पर लेना है। तो x बराबर 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना, सॉरी, तो y का है, x का मान 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का मान -3 कहाँ पर है, तो देखिए ये तो +3 है, -3 यहाँ पर है। तो अब बताइए x का मान 2, आपको ऐसे डॉट 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 नहीं खींचना है, क्योंकि ग्राफ कॉपी में तो लाइन खींचा हुआ रहता है, इसलिए आपको ये डॉट 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 या ऐसे डॉट डॉट नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको सीधा ग्राफ कॉपी पर ही बनाना है, याद रखिएगा। होमवर्क भी जो भेजिएगा ग्राफ कॉपी पर बना के भेजिएगा। तो x का मान 2 x अक्ष पर, y का मान -3, दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या होगा, मिलन बिंदु कौन सा होगा, सोचिए। ग्राफ कॉपी पे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत सहूलियत भी मिलेगी। इधर से 2 आएगा, इधर से -3 जाएगा, दोनों का मिलन बिंदु ये होगा मीटिंग पॉइंट। मेरा व्हाइट बोर्ड है, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन आप लोग जब ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे तो एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बनाइएगा। x का मान 2, y का मान कितना है, -3, तो -3 इधर से गया, इसको ऐसे घेर देना है और 2 -3। और याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्राफ कॉपी पर सारा काम पेंसिल से करना है आपको। कैसे करना है, पेंसिल से। हाँ, इधर वाला जो काम है रूलिंग पेज वाला, इधर आप पेन से कीजिए या पेंसिल से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में किसी चीज से कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ कॉपी पर आपको पेन को भिड़ाना भी नहीं है, यहां तक कि पैमाना भी जो लिखिएगा वो भी पेंसिल से लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो x का मान 2 और y का मान -3, 2 बिंदु ले लिए, ये वाला ले लिए, ये वाला। अब तीसरा और अंतिम बिंदु, x का मान 0, y का मान 5। x का मान, दोनों का 0 यही होता है, x का भी 0 यही, y का भी 0 यही, x = 0, y = 5। 5 कहाँ पर है, y का मान 5 यहाँ पर है, तो यही बिंदु हो गया 0 5। बिंदु लेने में आपको यदि पॉइंट लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा समझिए, दोनों का 0 यही होता है, x का भी 0 यही होता है और y का 0 भी यही होता है, और x बराबर 0 है और y बराबर 5 है। 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 0 5। अब देखिए 3 बिंदु ले लिए, 1 2 3। यदि तीनों बिंदु एक लाइन में आ जाए मतलब आप सही बना रहे हैं, आपका मान सारणी भी बिल्कुल सही है। यदि कुछ भी गलत होगा तो ये तीनों बिंदु एक लाइन में नहीं आएगा, ये आपका जांच भी हो जाएगा। यदि तीनों पॉइंट आप बनाएंगे ग्राफ कॉपी पर, स्केल से मिलाएंगे, मैं तो ऐसे हाथ से मिलाऊंगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप पेंसिल से बनाएंगे, पेंसिल रखेंगे, स्केल रखेंगे, ये तीनों बिंदु यदि एक लाइन में आ गया इसका मतलब आपका बिल्कुल सही बन रहा है, आप खुश हो जाइएगा। चलिए हम मिला देते हैं। मेरा थोड़ा टेढ़ा होगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड है। ग्राफ कॉपी से बाहर नहीं ले जाना है, ग्राफ कॉपी से बाहर नहीं। ग्राफ कॉपी में आप जितना खींच सकते हैं, जितना बड़ा, जैसे यहाँ बिंदु हम चाहें तो इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ग्राफ कॉपी से बाहर नहीं जाना चाहिए।
आप ये मत सोचिएगा कि सर आपका थोड़ा टेढ़ा हो गया, देखिए व्हाइट बोर्ड है, आप जब बनाएंगे ग्राफ कॉपी पर आपका बिल्कुल सीधा होगा। चलिए अब समीकरण का नाम लिख देंगे। ये पहला समीकरण के क्या था, 4x + y। जहां पर आपको जगह खाली मिले, मान लीजिए यहां पर हमको जगह खाली मिल रहा है तो लिख देंगे 4x + y = 5, है ना। पहले समीकरण का नाम लिख दिए जहां जगह खाली मिले, है ना। अब यही काम इसके लिए करेंगे, दूसरे के लिए करेंगे। अब फर्स्ट का काम हो गया, सब कुछ हो गया फर्स्ट का। x का मान अब दूसरे के लिए करते हैं, 2 - 3, x का मान 2, y का मान -3। अरे ये मान तो पहले समीकरण में भी था, तब तो ये बिंदु पहले से लिया जा चुका है, इसको कुछ नहीं करना है। तब ये बिंदु इसमें भी था और ये बिंदु इसमें भी है, तब तो यही ये बिंदु लिया गया है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 4 - 4, x का मान 4, y का मान -4 कहाँ मिलेगा, इधर से 4 जाएगा, इधर से -4 जाएगा, और दोनों का मीटिंग पॉइंट लगभग यही है। लिख दीजिए 4 - 4, x बराबर 4, y = कितना, -4। ये +4 है, हमको लेना है y का मान -4, तो -4 तो नीचे है, इस 0 से नीचे जाएंगे तो -4। ये बिंदु हुआ 4 - 4। और तीसरा बिंदु हो गया -2 - 1, x का मान -2 और y का मान -1। देखिए x का मान x अक्ष पर, y का मान y अक्ष पर, तो -2 यहाँ है और y का मान -1 कहाँ है, यहाँ है। कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा, -2 - 1। देखिए 3 बिंदु लिए, 2 - 3 ये पहले से लिया गया था इसलिए उसको रहने दिए, दूसरा 4 - 4 और तीसरा -2 - 1। यदि ये तीनों बिंदु एक लाइन में आ जाए, इसका मतलब आपका बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल क्या है, सही है। अब तीनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। तीनों बिंदु को मिला दिए, तीनों बिल्कुल एक लाइन में आया, 1 2 3। यदि एक सीध में नहीं आता, मतलब था कि आपके मान सारणी में कुछ गलत है, मान सारणी को चेक करना होगा फिर से। ठीक है, एक लाइन में आ गया, इसका मतलब सही। अब समीकरण का नाम क्या है, x + 2y = -4। जहां जगह खाली मिले, हमको यहां जगह खाली मिल रहा है, यहां लिख दिए x + 2y = -4। चलिए दोनों समीकरण का ग्राफ खींच लिए, यहां पर कट गया, है ना। कहां पर कटा, 2 - 3। अब यहां पर हम जो बोले थे थोड़ा सा जगह बचा के रखना है। अब देखिए यहां क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों समीकरण का ग्राफ या आलेख परस्पर का मतलब एक दूसरे को कहां पर काट रहा है, 2 - 3 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहां पर काट रहा है, 2 - 3 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब काट रहा है। अतः पहला मान x का और दूसरा मान y का, x = 2, y = -3। याद रखिएगा, पहला वैल्यू x का, उल्टा नहीं कर दीजिएगा कि इसको x इसको y, नहीं, फर्स्ट वैल्यू x का और सेकेंड वैल्यू y का, मतलब जहां पर कट रहा है वही आंसर होगा। दोनों ग्राफ जहां पर कट रहा है, कहां पर कट रहा है, इस बिंदु पर 2 - 3 पर कट रहा है, अतः x = 2, y = -3। दैट्स क्लियर, है ना। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अच्छा सर कटता ही नहीं, समानांतर हो जाता रेल के पटरी के तरह, तब क्या करते, वो बता देते हैं। उस पर क्या करेंगे, 90% केस में, 90% केस सिचुएशन में मतलब क्या होता है, कट ही जाता है ज़्यादातर सवाल में। कुछ सवाल में नहीं कटने वाला भी होता है, वो बताते हैं उसमें क्या करना है। इसको आप समझ गए, क्या क्या किए,
समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए, दोनों समीकरण का मान सारणी बना दिए, उसके बाद ग्राफ खींचे, दोनों ग्राफ एकदम सरल रेखा आया, सीधा रेखा आया, क्योंकि हम जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा होता है, इसलिए सरल रेखा मतलब सीधा रेखा होना चाहिए। दोनों सरल रेखा है, जहां पर कटा वही आंसर हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों समीकरण एक दूसरे को कहां पर काट रहा है, 2 - 3 पर काट रहा है, मतलब x = 2, y = -3। कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, यदि फिर भी होगा तो आप मैसेज करेंगे, पर्सनली देखेंगे, उसका कुछ निदान खोजेंगे हम लोग, है ना। थोड़ा ध्यान से 1-2 बार देख लेंगे तो मेरा विश्वास है कि नहीं होना चाहिए दिक्कत। देखिए गौर से इस सवाल को, आपको बनाना नहीं, इस सवाल को केवल देखना और समझना है। मान लीजिए ये सवाल आपके एग्जाम में है या मैंने आपको दिया बनाने के लिए या कहीं भी है। देखिए जब आप क्या करेंगे, इसको आलेख विधि से हल करना है। किस विधि से हल करने दिया गया है, ग्राफ मेथड से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मान सारणी बनाएंगे। जो नियम है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, मान सारणी बनाएंगे। पहले समीकरण 1 का मान सारणी बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट की कहानी है। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक उसी तरह फिर समीकरण 2 का मान सारणी बनाएंगे, 3 मान लेंगे, इसमें भी समीकरण 1 में भी 3 मान लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे ग्राफ वाले पेज पर, ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर पैमाना लिखेंगे, जैसा मैंने बताया है लिखने के लिए पैमाना लिख दीजिएगा। ग्राफ का कोई भी काम पेंसिल से कीजिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखिएगा x डैश, जो फॉर्मेलिटीज़ है वो तो करना ही पड़ेगा, y डैश, यहाँ जो भी है 1 2 3 4 या 2 4 6 8 जैसा ज़रूरत के हिसाब से आप ग्राफ खींच लीजिएगा। मान लीजिए आप ग्राफ खींचे और ये आ गया समानांतर, रेल के पटरी की तरह, कहीं कटा ही नहीं, कहीं अभी आपको हम बताए थे कि जहां पर कटेगा वही आंसर होता है। अब यहां क्या हुआ, दोनों ग्राफ रेल के पटरी की तरह आ गया, मतलब समानांतर आ गया, पैरेलल आ गया, कहीं कटा ही नहीं, तब आंसर क्या होगा। तब देखिए सब कुछ वही करना है, सारा प्रक्रिया वही, केवल यहां का भाषा चेंज होगा बस। मान सारणी आपको बनाना ही पड़ेगा, ग्राफ खींचना ही पड़ेगा, पैमाना लिखना ही पड़ेगा, केवल क्या भाषा चेंज करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे चूंकि दोनों समीकरण का आलेख परस्पर, परस्पर का मतलब एक दूसरे के समांतर है, मतलब रेल के पटरी के माफिक है ना। अतः इसके कोई भी हल संभव नहीं है, मतलब इसका हल नहीं निकलेगा, इसका हल नहीं निकलेगा, किसी भी विधि से नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं कि खाली ग्राफ मेथड से ही नहीं, आप प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन किसी भी विधि से नहीं निकलेगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें x भी कट जाएगा, y भी कट जाएगा। हर सवाल में अभी तक क्या होता था, x कटता था तो y का मान निकल जाता था, y कटाते थे तो x का मान निकल जाता था। जब आप इसको बनाएंगे विलोपन से या प्रतिस्थापन से तो दोनों कट जाएगा। आप प्रयास कर सकते हैं, तो सारा मेहनत इसमें कोई विधि काम नहीं। हाँ, इसमें आलेख विधि से सारा काम कर देना है और करके भाषा केवल चेंज कर देना है। तो आपको इस तरह का सवाल भी आज हम होमवर्क में देंगे। आप वीडियो को रोक करके, पॉज करके लैंग्वेज केवल उतार लें, बाकी सारा प्रक्रिया तो वही होगा, केवल भाषा चेंज होगा इस तरह के सवाल में, जिसका आलेख समांतर आएगा। अब देखिए एक थर्ड टाइप का हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए तीसरा टाइप का,
दो टाइप हो गया, पहला जो जिसका आलेख प्रतिच्छेद किया एक बिंदु पर, दूसरा जब आलेख समांतर आया। अब देखिए तीसरा, ये थर्ड टाइप का है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा जानते हैं? सब कुछ करेंगे, सारा प्रक्रिया करेंगे, पैमाना सबसे पहले चार्ट बनाएंगे, मान सारणी, इक्वेशन फर्स्ट के लिए, फिर इक्वेशन सेकंड के लिए, फिर ग्राफ खींचेंगे, पैमाना लिखेंगे, है ना। उसके बाद जब आप ग्राफ खींचेंगे तो आप देखेंगे, चाहे किधर से भी हो, जैसे ये पहला ग्राफ खींचा आपने, लिख दिया, जहां जगह खाली मिला आप लिख देंगे x - 5y = 6। जब आप दूसरा ग्राफ भी खींचेंगे तो इसका भी तीनों बिंदु इसी लाइन पर आ जाएगा। मतलब पहले वाले का भी तीनों बिंदु और दूसरे का भी तीनों पॉइंट, सारा 6 बिंदु इसी लाइन पर आएगा। मतलब दूसरा समीकरण भी आपको इसी पर लिखना होगा, 2x - 10y = 12। अब देखिए, ये ना तो प्रतिच्छेदी आएगा ना समांतर, इसको क्या बोलते हैं? संपाती। क्या बोलते हैं इसको? जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो तो उसका नाम होता है संपाती। मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को ढक देगा। तो इसको क्या मतलब, दोनों ग्राफ एक ही लाइन में आएगा। दोनों ग्राफ क्या आएगा? एक ही लाइन पर आ जाएगा, एकदम ऊपर नीचे। तब यहां लिखेंगे, सब कुछ करने के बाद लिखेंगे, दोनों समीकरण का आलेख परस्पर कैसा है? संपाती है। अतः इसके अनगिनत हल होंगे या संभव हैं। जो लिखिए अनगिनत हल। और जब अनगिनत हल है तब निकालना ही नहीं है, इतना हल संभव है, लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत, तब भी नहीं निकालना है। केवल भाषा लिख के छोड़ देना है, और ये सब तो करना ही पड़ेगा आपको। सारा प्रक्रिया होगा, मतलब x y का मान नहीं निकल करके ये भाषा लिखना है। देखिए आपके मन में होगा कि सर ऐसा क्यों होता है। देखिए जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, फर्स्ट टाइप वाला, तो एक हल आया, x का भी एक मान आया, y का भी एक मान आया। सेकेंड टाइप में क्या था? दोनों समानांतर आ गया, रेल के पटरी के तरह। एक भी बिंदु पर नहीं काटा एक दूसरे को, तो एक भी हल नहीं हुआ। और तीसरा जो अभी बता रहे हैं, संपाती में क्या होता है कि दोनों जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आता है तो दोनों एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटती है, तो अनंत हल हो गया, अनगिनत हल हो गया। मतलब सीधा सा मतलब है, फर्स्ट टाइप में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था, प्रतिच्छेदी रेखा है ना, प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर काटती है, तो एक आंसर आया। दूसरा में क्या हुआ? समानांतर हुआ, एक भी बिंदु पर नहीं काटी, तो एक भी हल नहीं हुआ। और तीसरा टाइप जो अभी बता रहे हैं, संपाती वाला, इसमें जब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आ रहा है, मतलब सभी बिंदुओं पर काट रहा है, अनगिनत बिंदुओं पर काट रहा है, एक लाइन में अनगिनत बिंदु होती है, तो अनगिनत हल होगा इसका। बस यही तीन टाइप का आलेख विधि है ना, जिसमें सबसे ज्यादा आता है वो फर्स्ट टाइप, प्रतिच्छेद करने वाला। समांतर संपाती बहुत कम है ना, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत कम ही आता है, ज्यादातर वही प्रतिच्छेदी। लेकिन आपको जानना तीनों विधि है, सारा फंडा वही है। मान सारणी बनेगा तीनों विधि में, पैमाना लिखाएगा ही, एक्स और वाई एक्सिस लेके दोनों ग्राफ खींचेंगे ही, केवल चेंजिंग क्या होगा? भाषा में। बस इतना ही। आपको होमवर्क हम दे देंगे, आपको होमवर्क बनाना है। और फिर से एक बार आपको हम याद दिला दें, काइंडली रिक्वेस्ट है कि यदि हो सके तो पीडीएफ में भेजें। पीडीएफ में चेक करने में सुविधा होती है, उसमें पेज का नंबरिंग चेंज नहीं होता है ना। चलिए, तो अब होमवर्क के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। होमवर्क बना करके 6 बजे शाम तक आपको मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना है। जितना जल्दी भेजिए उतना अच्छा है, उतना मुझे टाइम मिलेगा देखने का। ये होमवर्क आपके सामने है, और केवल
आज मैं आलेख विधि आप लोगों को दे रहा हूं। केवल आलेख विधि से हल करना है, इसलिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। आज आपका पूरा फोकस इस पर होना चाहिए, मतलब आपका एक लॉन्ग टाइप कंफर्म हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए यदि आप आलेख विधि सीख गए तो। आता तो सभी विधि है, लेकिन वो सबका है कि अल्टरनेट है, कभी प्रतिस्थापन विधि आएगा, अगले साल वज्रगुणन आ जाएगा, अगले साल विलोपन आ जाएगा, लेकिन ये विधि हर साल आता है, इसकी 100% गारंटी होती है। इसलिए आज मैं आप लोगों को आलेख विधि से हल करने 8 सवाल दे रहा हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको उतार लीजिए, है ना। 8 सवाल है, सभी 8 सवाल को आपको आलेख विधि से हल करना है। पहला सवाल है x + y = 9, x - y = 1। दूसरा 2x + y = 7, x - 2y = 1। तीसरा 4x - y = 5, x + y = 0। चौथा 2x - 3y = 1, 3x - 4y = 1। पांचवा 5x - y - 9 = 0, x + 2y - 4 = 0। छठा 4x - 2y = 2, 2x - y = 1। सातवां x + 3y = 10, 2x + 6y = 14। आठवां x - 2y = 4, 2x - 3y = 6। इसमें तीनों टाइप का सवाल होगा, जब प्रतिच्छेद करने वाला भी आएगा, समानांतर भी आएगा, संपाती भी आएगा। आप लोग हर हाल में ग्राफ कॉपी पर ही बनाएं। अब कुछ बच्चे यदि कहेंगे कि सर मेरे पास ग्राफ नहीं है, अब यदि अगल बगल के किसी दुकान में मिल जाए तो आप खरीद लें। अब कोई उपाय नहीं लगे तब बना लीजिएगा रूलिंग पर, लेकिन मज़ा नहीं आएगा उसमें। हम भी चेक करेंगे लेकिन उतना खुशी मन से चेक नहीं कर पाएंगे, ना खुशी से ही चेक करेंगे। चलिए दूसरा, ग्राफ में पेंसिल से ही बनाना है। इधर रूलिंग वाला जो साइड होगा आपका, उसमें आप पेन से या पेंसिल किसी भी चीज से बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ वाले पेज में आपको पेन भिड़ाना भी नहीं है। काइंडली ध्यान रखेंगे इन सभी बातों का। अच्छे से होमवर्क बनाएं, थोड़ा सा घर में मेहनत करें, आपका भी टाइम कट जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा कि कैसे समय पार हो गया। ये 8 सवाल केवल आलेख विधि से बनाना है ना। जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं, उसमें शेयर कर दें ताकि औरों को भी उससे कुछ लाभ हो जाए। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से होमवर्क उतार लीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा, अपने घर वालों सभी का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।